मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन में बी डिफाइंड एज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। किसी भी रिएक्शन को शॉर्ट टाइम में इन शॉर्ट लिखना हो तो हम उसको उसके कंपाउंड्स को फॉर्मूलाज के तौर पे लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और राइट हैंड साइड वाले जो हैं प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको अगर हमने ब्रीफ फॉर्म में लिखना है तो Na2CO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2 करके लिखेंगे। असेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, अगर कोई रिएक्शन एक्चुअली हुआ है तभी हम इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे किसी भी एलिमेंट के सेम होने चाहिए, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए, तो इक्वेशन को बैलेंस करना है। और जो भी कंपोनेंट प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखे होने चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो नहीं लिखेंगे। किसी केमिकल इक्वेशन से हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इट इज कन्वेड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स हमें पता लग रहा है कि कौन से रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ हमें पता लग रहा है क्या क्या रिएक्ट करके क्या क्या बना रहा है, बल्कि हम उसकी क्वांटिटी भी पता लगा सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में हमें क्या क्या पता लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं और कितने बन रहे हैं। जैसे 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। 1 मॉलिक्यूल CaCl2 का बन रहा है, 1 वाटर का और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का। हमें मास भी पता लगता है। मास की इंफॉर्मेशन कैसे आती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास जो है हम निकाल सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16 48, तो टोटल हो गया 100 ग्राम। इसी तरह बाकियों का भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और इक्वेशन ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है कि अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम्स ऑफ HCl के साथ कंबाइन करते हैं। 73 कैसे, H1 क्लोरीन 1 35.5 प्लस 1 36.5 और 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 into this 36.5 will give 73। तो 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम्स HCl के साथ कंबाइन करके 111 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं, 18 ग्राम वाटर और 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो मास भी हम इक्वेशन से पता लगा लेते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल्स, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 मोल बन रहा है। इसी तरह वॉल्यूम, अगर इनमें से कोई गैस होगी, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में हो सकती है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। ये हमें मोल कॉन्सेप्ट में पता था, तो हम वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं। हमें ये भी पता लगता है कि कितने लीटर्स एट NTP किसी गैस की जो है वो एवोल्यूशन हुई है। नाउ इक्वेशन लिखने के इस तरीके में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी जो एक इक्वेशन में हमें पता नहीं लगता था। वो है नंबर 1, हमें फिजिकल स्टेट नहीं पता लगती थी कि जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं या जो बन रही हैं वो कौन सी स्टेट में बन रही हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर अ पर्सन टू होम केमिस्ट्री इज नोन डज नॉट नो कि कैल्शियम कार्बोनेट लिक्विड फॉर्म में मिलता है कि सॉलिड में कि गैस में। तो ये इंफॉर्मेशन अगर कन्वे करनी है तो फुल फ्लेज्ड कन्वे होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो ये लिमिटेशन है इस इक्वेशन की। इसी तरीके से कितनी कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट की रखनी है या कितनी प्रोडक्ट की बनेगी वो भी नहीं पता लगता है इक्वेशन से। टेम्परेचर कौन सा रखना चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगती थी। रिएक्शन कैसा होगा, स्लो फास्ट, ये इक्वेशन में इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है।
क्या हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये पता नहीं लगता था। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, या गैस इवॉल्व होती है कि नहीं, रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड में हो रहा है, बैकवर्ड में हो रहा है, दोनों में हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन इस तरह की इक्वेशन से पता नहीं लगती थी। लेकिन लिमिटेशंस की ही सोल्यूशन भी, लिमिटेशन से ही हम सोल्यूशंस तक भी पहुंच पाए। हमने इसकी सोल्यूशन क्या निकाली कि जैसे स्टेट जो है पता लगाने के लिए हम इक्वेशन में ही कंपाउंड के साथ ब्रैकेट में उसकी स्टेट बता देते हैं, तो वो उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। जैसे अब क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ S लिखा है, दैट मीन्स ये सॉलिड स्टेट में है। इसी तरह HCl के साथ AQ लिखा है, यानी ये वाटर में डिसॉल्व्ड फॉर्म में आप रिएक्ट करवा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन में भी जिंक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, जिंक सल्फेट एक्वस है, और हाइड्रोजन गैस है। अब रिएक्शन की कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर जो पहले पता नहीं लगता था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। एरो के ऊपर ही हम बता देते हैं कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना प्रेशर होना चाहिए, तो वो लिमिटेशन भी खत्म हो गई। देन हीट चेंज। अब जैसे हमने प्रोडक्ट्स वाली साइड पे हमने बताया कि ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बनते हैं बल्कि इतनी हीट भी रिलीज होती है 393.5 किलो जूल्स जब मीथेन की कंबस्टन होती है, मीथेन को बर्न करते हैं। इसी तरह से प्रेसिपिटेट्स अगर बन रहे हैं तो हम इक्वेशन में ही अगर एरो डाउनवर्ड दिखा रहे हैं तो दैट शोज कि ये AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इसी तरह अगर एरो अपवर्ड है तो दैट मीन्स गैस इज बीइंग रिलीज्ड। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम एरो, डबल एरोस बनाते हैं पार्शियल हेड के साथ, ये वाला हेड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला हेड बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रिवर्सिबल एरोज इंडिकेट करते हैं कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। अब इक्वेशन तो हमको पता लग गया इक्वेशन क्या होती है, क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करती है, क्या लिमिटेशंस है, उनको क्या किस तरह से दूर करेंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। तो बैलेंसिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस चैप्टर में हम दो मेथड्स करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को आप हिंदी वर्नाकुलर में कह सकते हैं तीर तुक्का मेथड। आप उसको बैलेंस करके देखेंगे, अगर प्रॉपर्ली बैलेंस हो गई तो हिट, और अगर नहीं हो पाई तो तुक्का है, आपको फिर से ट्राई करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इक्वेशन है मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। इसको बैलेंस करने के लिए मेथड क्या लगाएंगे हम कि इस पूरे रिएक्शन में जो सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें नजर आता है, जिसमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे Mg3N2 में 3 मैग्नीशियम के एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे MgOH ट्वाइस प्रोडक्ट में एक ही मैग्नीशियम है और कहीं मैग्नीशियम नहीं है। तो इस साइड पे अगर 3 मैग्नीशियम है, इधर भी 3 मैग्नीशियम होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेफ्ट में 3 नंबर लगा देंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने 3 लगा दिया। अब इधर भी 3 मैग्नीशियम हो गए और इधर भी 3 मैग्नीशियम हो गए। नेक्स्ट इधर 2 नाइट्रोजन है N2, जबकि इधर 1 है, तो इसको भी हम दोनों साइड सेम करने के लिए इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 3 मैग्नीशियम 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन हो गए। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 2 6 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 2 3 6, 12 टोटल 12 हाइड्रोजन्स हैं, जबकि यहाँ पे 2 हैं। तो इधर इस साइड पे लेफ्ट साइड पे कम है, तो इसको 12 करने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये 12 हाइड्रोजन इधर हो गए और इधर भी 12 है, और ऑक्सीजन इधर 3 2 6 थे, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो एक इक्वेशन हमने इस तरीके से बैलेंस करके देखी। एक और एग्जांपल लेते हैं।
This is acetylene plus oxygen forms carbon dioxide plus water. C2H2 is acetylene. इसमें इस इक्वेशन में कार्बन एटम्स लेफ्ट साइड पे 2 हैं जबकि राइट साइड पे 1 ही है. तो इसको बैलेंस करने के लिए इस मेथड में एक और चीज की बात कर रहे हैं. एक और मेथड है कि आपने ऑल्दो ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन बैलेंसिंग के वक्त पहले एटॉमिक स्टेट में आप उसको लिख लीजिए ताकि आपकी बैलेंसिंग इजी हो जाए, और बाद में उसको मॉलिक्यूलर में जब बैलेंस हो जाता है फिर बाद में उसको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर लें. तो ऐसे करके देख लेते हैं. एसिटिलीन के यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स कंटेन कर रहा है और इस साइड पे 1 ही कार्बन है. तो इस साइड पे हमने 2 लगा दिया तो ये आ गया. इधर भी 2, इधर भी 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स. अब हाइड्रोजन इधर 2, इधर 2. हाइड्रोजन सेम है. अब ऑक्सीजन देख लेते हैं. इस साइड पे 1 है, इस साइड पे 2 2 = 4 + 1 5 ऑक्सीजन है. तो इधर भी 5 लगा दिया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई. अब हमारी इक्वेशन तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए. तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है. तो O2 लिखा गया तो 5 को हमने 10 कर दिया. अगर इधर हमने ऑक्सीजन को डबल कर दिया तो पूरी इक्वेशन में ही ऑक्सीजन को डबल करने के लिए पूरी इक्वेशन को ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ जाएगा 2 C2H2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे O2 लिखना था इसलिए 5 O2 गिव्स 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 CO2 प्लस 2 H2O. इस तरीके से हमने हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले एटॉमिक फॉर्म में लिखा और फिर बैलेंस किया और फिर उसको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर दिया. सेकेंड मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड. तो इसके लिए हम ले लेते हैं कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर. तो इस मेथड में हम पहले जो इक्वेशन है उसको उसकी प्रोबेबल पार्शियल इक्वेशंस में डिवाइड कर लेते हैं. हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जब डिकम्पोज किया होगा तो उसने वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया होगा. ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ कंबाइन की होगी और कॉपर ऑक्साइड बनाया होगा, और बाद में कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड जो है उन्होंने कॉपर नाइट्रेट और वाटर बनाया होगा. अब 3 इक्वेशंस में हमने इसी को स्प्लिट कर दिया. हर इक्वेशन को अलग अलग बैलेंस करेंगे और बाद में ऐड करेंगे. तो पहली इक्वेशन में HNO3, H2O, N, NO, NO. टोटल यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं. तो इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 2 कर दिया. तो अब ये 2HNO3 हो गया. अब यहाँ भी 2H2 है, 2 नाइट्रोजन्स. यहाँ पे 1 नाइट्रोजन था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया. और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हैं जबकि यहाँ पे 1 + 2 3 और इधर 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपके पास 3 ऑक्सीजन + 2 5 and 1 6. दोनों ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई, पार्शियल इक्वेशन. अब ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. 1 कॉपर 1 कॉपर, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन. और ये नेक्स्ट इक्वेशन CuO प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 twice प्लस H2O में आप कॉपर तो 1 है लेकिन नाइट्रोजन इस साइड पे 2 है जबकि इस साइड पे 1 है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये नाइट्रोजन 2 हो गया. ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 = 6 and 1 7. तो 3 2 = 6 and 1 7. हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कॉपर 1 कॉपर 1. तो बैलेंस होगी. अब एक और चीज देखनी है कि एटॉमिक ऑक्सीजन हमारी जो ओवरऑल इक्वेशन है उसमें कहीं नहीं आई है. तो हमें इस तरह से इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है कि ये ऑक्सीजन फाइनल इक्वेशन में नहीं आए. तो इधर अगर 3 एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ कंज्यूम भी होने चाहिए. तो इसलिए इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 कॉपर + 3 ऑक्सीजन विल गिव 3 CuO. तो ये 3 ऑक्सीजन और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे. इसी तरीके से CuO भी हमारी फाइनल इक्वेशन में अपीयर नहीं होता है. तो 3 CuO अगर यहां बने हैं तो इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 CuO + 3 HNO3 6 हो जाएगा. 3 CuO + 2 × 3
6 हो गया, 6 HNO3, 3 कॉपर नाइट्रेट, 3 वाटर। और फिर इन तीनों इक्वेशंस को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 कॉपर प्लस 8, क्योंकि 6 यहाँ और 2 ये, 8 नाइट्रिक एसिड विल गिव 3 कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 3 + 1 4 वाटर। तो इस तरीके से पार्शियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनको बैलेंस करके फिर प्लस करके ओवरऑल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। दिस मेथड इज नोन एज partial equation method।